हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में भरवे के बेसिक्स को पढ़ने वाली हैं और हम लोग कोशिश करेंगे ये समझने की कि इसकी कितनी बड़ी इम्पोर्टेंस है पूरी इंग्लिश ग्रामर के जितने भी विभिन्न टॉपिक्स जो पढ़ने होते हैं उसमें। तो आज हम इसी टॉपिक पर विशेष चर्चा करेंगे और एक कोशिश करेंगे समझने की कि ऑक्सिलरी वर्ब की फंक्शन क्या होती हैं और उसको कैसे समझा जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। और मैं बता दूं कि इस लेक्चर में आपको ऑक्सिलरी वर्ब के बेसिक्स को समझाया जाएगा। जैसे आप जानते होंगे कि वर्ब जो होती है वो दो तरीके के होते हैं, मेनली जो दो तरीके के होते हैं, एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब। लेकिन आप जानते होंगे यहाँ पर सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या होती है कि हम तो बचपन में रट लेते हैं ऑक्सिलरी वर्ब ये है, मेन वर्ब ये है, लेकिन इसके फंक्शन के आधार पर हम इसे कैसे जज कर सकते हैं। तो चलिए हम बतलाते हैं। सबसे पहले आप जानते होंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब के तीन पार्ट होते हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब के तीन पार्ट होते हैं, बी वर्ब, डू वर्ब और हैव वर्ब होते हैं। इस तीनों वर्ब के दो दो कैटेगरी होती है, एक प्रेजेंट में होता है तो दूसरा पास्ट में होता है। चलिए एक एक कैटेगरी करके बात कर लेते हैं। अगर हम बी वर्ब की अगर हम बात करें तो बी वर्ब में सबसे पहला कैटेगरी जो प्रेजेंट का होता है उसमें इज, आर, एम होती है और दूसरी जो होती है वो होती है वाज या वेयर होता है, ठीक है। उसी तरीके से डू का भी दो कैटेगरी होता है, एक में डू और डज आता है जो प्रेजेंट में यूज किया जाता है, प्रेजेंट के सिंपल में, और वहीं पास्ट के सिंपल में यूज किया जाता है डिड। उसी तरीके से हैव का भी तीन वो टाइप्स होती हैं जिसको दो कैटेगरी में बांटा जाता है, एक हो गया हैज और हैव, और दूसरा जो कैटेगरी जो सिंपल पास्ट में होता है, पास्ट परफेक्ट में यूज किया जाता है वो है हैड। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि एक प्रेजेंट में दूसरा पास्ट में हर कैटेगरी का यूज किया जाता है। लेकिन ये तो बहुत बेसिक सी चीज हुई, हमारा समझाने का मकसद ये नहीं है। हमारा समझाने का मकसद ये है कि ये ऑक्सिलरी वर्ब में अभी आप काउंट कर रहे हो इसे, लेकिन यही बी वर्ब, डू वर्ब और हैव वर्ब, ये जो वर्ब है ये एज अ मेन वर्ब भी यूज होते हैं। तो बस यही समझाने का पहला मकसद है कि कब मेन वर्ब होगा और कब ऑक्सिलरी वर्ब होगा, क्योंकि ये जब समझ जाइएगा तो थोड़ी सी आपको सहूलियत होगी आगे समझने में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कब ऑक्सिलरी वर्ब होगा और कब मेन वर्ब होगा। ध्यान रखिएगा कि जब सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में, वो सेंटेंस कंजक्शन से ना जुड़ा हो, सिंपल सेंटेंस में आप देखेंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद एक और वर्ब आता है मेन वर्ब, ठीक है। अगर मेरा कहने का मतलब है कि आर है और आर के बाद यदि राइटिंग लिखा हुआ है, ठीक है, वाज के बाद राइटिंग लिखा हुआ है, तो ये आर और वाज क्या है, यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब है। क्यों ऑक्सिलरी वर्ब है? क्योंकि ये राइटिंग को हेल्प कर रहा है। क्योंकि राइटिंग अगर लिखते हो और उसके पहले ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगाते हो तो फिर वो सेंस नहीं देगा। जैसे समझने की कोशिश करते हैं, अगर मैं लिखूं आई एम गोइंग टू दी मार्केट या टू दी स्कूल, कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर एम न रहे, एम को हिडन कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? अगर एम को हिडन कर लीजिए तो आई गोइंग टू द स्कूल, कंप्लीट सेंस आ रहा है? नहीं। तो एम क्या होगा?
ये हेल्प करता है, इसीलिए इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। और हेल्पिंग का मतलब है कि ये हेल्प तभी करेगा जब इसके आगे एक और वर्ब जस्ट रहना चाहिए। नहीं है, अगर सिंगल है, जैसे दूसरा सेंटेंस मैं दिखा रहा हूं, अगर रहेगा आई एम अ टीचर, तो अब यहां पर आप ध्यान दे सकते हैं कि एम जो है वो सिंगल, क्योंकि उसके बाद ए जो है ये तो डिटरमाइनर हो गया है कि नहीं। तो एम यहां पर सिंगल है, अर्थात ये हेल्प नहीं कर सकता है, मतलब इसके आगे दूसरे वर्ब नहीं है। तो जब सिंगल है तो ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, है ना। एक नई चीज हो समझ में आ रही होगी कि एम ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है। मतलब कहने का है कुल मिलाकर कि बी वर्ब चाहे डू वर्ब या हैव वर्ब, तीनों ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैं, जिसका यूज ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी की जाती है और मेन वर्ब के रूप में भी की जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब के क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो देखेंगे आप प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है। तो हम इस सेक्शन में अभी फिलहाल प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का डिस्कशन करेंगे। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में कौन कौन से कंटेंट हमको पढ़ने हैं इस लेक्चर में, चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला जो लेक्चर होगा वो होगा हमारा बी वर्ब का। वहीं अगर हम सेकंड लेक्चर की बात करें तो डू वर्ब, और थर्ड लेक्चर जो हमारा होगा वो हैव वर्ब पर बेस्ड होगा। अब इसके बाद आगे यदि हम बात करें बी वर्ब, तो हम इस लेक्चर में हम बी वर्ब के फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये कुछ क्वेश्चन हैं जिसे आप लोग देख लीजिएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा, चूज करके देखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा बेहतर है, इस क्वेश्चंस को आप बनाकर देखेंगे, इसमें वर्ब को चूज करके देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है फंक्शन यूजेज ऑफ बी वर्ब। फंक्शन और यूजेज ऑफ बी वर्ब देख लेते हैं। फंक्शन यूजेज ऑफ बी वर्ब है क्या। तो सबसे पहले अगर फंक्शन की बात करें, मैं तो पहले ये बतला दूं कि हम जितने भी ग्रामर पढ़ेंगे या आगे पढ़ने वाले हैं सारे के सारे फंक्शन के बेस पर पढ़ेंगे, ना कि हम डिफिनीशन के बेस पर पढ़ेंगे, क्योंकि आगे चल करके उसका जैसा यूज किया जाएगा सेंटेंस में वैसा ही उसका स्वरूप होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम ऑक्सिलरी वर्ब में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब में ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आगे चल करके जब इंग्लिश ग्रामर पढ़ोगे, लिंग्विस्टिक का चैप्टर पढ़ोगे, तो वहां पर समझ में आएगी कि फंक्शनल इंग्लिश और ट्रेडिशनल इंग्लिश दोनों इंग्लिश अलग अलग होते हैं। तो फंक्शनल इंग्लिश के बेस पर हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे आज के लेक्चर में कि बी वर्ब का यूज कहाँ, कैसे और क्यों किया जाता है, और किस बेस पर किया जाता है, उसका फंक्शन क्या होता है और उसकी पोजीशन क्या होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट आपका है इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंटिन्यूअस टेंस। यहां पर कंटिन्यूअस टेंस का कहने का मतलब है, कंटिन्यूअस टेंस का कहने का मतलब है जैसे आप दो टेंस पढ़ते हैं, कहोगे कि तीसरा क्यों नहीं, फ्यूचर क्यों नहीं, तो हम टेंस के चैप्टर में बताएंगे कि फ्यूचर क्यों नहीं होता है। ठीक है, अभी हम दो टेंस की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, प्रेजेंट और पास्ट। इसकी चार कैटेगरी होती हैं, जिसमें से आप एक कैटेगरी जानते होंगे कि कंटिन्यूअस होता है। चलिए हम दोनों के देख लेते हैं ये बारी बारी से, किसके कंटिन्यूअस के कैसे होते हैं। तो अगर प्रेजेंट की पहले बात करें तो उसमें क्या होगी, सब्जेक्ट प्लस एम, इज और आर यूज होती है, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है। तो सिंपल सी बात है कि जब कंटिन्यूअस लग गया तो कंटिन्यूअस लग गया तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा ही लगेगा, पहली बात। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जब वर्ब का फोर्थ फॉर्म लग गया तो उसके पहले दो तरीके के वर्ब आ सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा बी वर्ब, तो बी वर्ब में आपने कितने पढ़े थे, 5, जिसमें से 3 प्रेजेंट के लिए कौन कौन, एम, इज, आर यूज होते हैं। वहीं अगर हम पास्ट की बात करें तो दो वर्ब हमने आपको बतलाया था, वाज और बेयर। तो इस तरीके से देखें, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर देखें तो एम, इज, आर प्लस V4, और पास्ट
कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव का स्ट्रक्चर देखें तो वाज वेयर के बाद V4। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बी वर्ब का यूज किस तरीके से कंटिन्यूअस में किया जाता है। अब यहाँ पर देख लीजिए एग्जाम्पल जब आप देखेंगे तो आई वाज स्टैंडिंग एट द गेट, वाज जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पास्ट टाइम को, ठीक है, और स्टैंडिंग जो है वो है मेन वर्ब, और यहाँ पर ये V4 फॉर्म में है जो बता रहा है कि पास्ट टाइम में कौन सा एक्शन चल रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से पहला जो फॉर्मेशन होती है वो कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्मेशन में हम बी वर्ब का यूज करते हैं। चलिए ये तो फर्स्ट हुआ। सेकंड में आ जाइए। अब सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड में क्या हो सकता है? सेकंड में इन द फॉर्मेशन ऑफ पैसिव। अब समझिए, अभी तो हम बात कर रहे थे कि एम इज आर या वाज बेयर के बाद यदि सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो एम इज आर और वाज बेयर के बाद क्या आती है? V4 कंटिन्यूअस टेंस में अभी देखा। लेकिन अगर हम पैसिव की बात करें तो वहीं बी वर्ब के बाद, बी वर्ब लिख रहा हूं, इसका मतलब ये समझिएगा दोनों टेंस को मैं ले रहा हूं, एम इज आर और वाज बेयर दोनों को। तो इसके बाद क्या हो जाएगी? वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ध्यान रखनी है, यहीं पर लोग कंफ्यूज्ड होते हैं, हमेशा रटे हुए रहते हैं कि अरे एम इज आर के बाद तो वर्ब फोर्थ आता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जब बी वर्ब एज ऑक्सिलरी वर्ब यूज होती है तो इसके बाद दो वर्ब फॉर्म्स आते हैं, पहला V4, दूसरा V3, और ये दोनों वर्ब फॉर्म के पहले आपका बी वर्ब फॉर्म होता है। लेकिन ये दोनों का स्वरूप अलग है। अगर बी वर्ब के बाद V4 आती है तो कंटिन्यूअस होगा, और अगर V3 आती है तो पैसिव होगा, ठीक है। पैसिव किसका होता है ये भी मैं बता देता हूं। तो सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट का क्या होता है? ये पैसिव होता है, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखेंगे तो दोनों, आई होप दोनों रूल आपके क्लियर हो गए होंगे। अब आगे चलते हैं और अगला रूल है फॉलोड बाय द इन्फिनिटिव। चलिए यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि इन्फिनिटिव है क्या। आप देखते होंगे कि इन्फिनिटिव एक टाइप का वर्ब होता है, लेकिन इसका फंक्शन जो होता है वो वर्ब की तरह नहीं होता है। हम उसको वर्ब की कैटेगरी में काउंट नहीं कर सकते हैं। उसका फंक्शन नॉन की तरह होता है। जैसे आप V1 नाम सुने होंगे और उसके पहले आप देखते होंगे कि 2 लगा रहता है, ठीक है। तो जब 2 लगा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इन्फिनिटिव विथ 2 हो गया, ठीक है। लेकिन एक और इन्फिनिटिव होता है बेयर इन्फिनिटिव, जो कब आता है? तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में आता है। इसके बारे में अभी हमको चर्चा नहीं करनी है, हमको इसके बारे में अभी चर्चा करनी है। तो मतलब ये हुआ कि बी वर्ब के बाद, फॉलोड का मतलब क्या होता है? उसके बाद, है ना। तो बी वर्ब के बाद क्या आएगी? इन्फिनिटिव आएगी। डेट मीन्स क्या हो गया कि 2 प्लस V1 फॉर्म में आगे रहेगा, पहली बात। तो ध्यान रखनी है, यहाँ 2 प्लस V1 है तो इसका मतलब ये मत समझ जाना कि ये वर्ब है। ये एज अ फंक्शन क्या होगा? नॉन होगा, ठीक है, पहली बात है। चलिए तो हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर कि ये कहता क्या है। तो पहले स्ट्रक्चर है टू इंडिकेट अ प्लान, अरेंजमेंट और एग्रीमेंट। क्या क्या शो करेगा? तो प्लान शो करेगा, अरेंजमेंट शो करेगा, एग्रीमेंट शो करेगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो आप कहोगे कि सर अभी तो आपने बतलाया कि बी वर्ब के बाद सिर्फ 2 प्लस V1 आता है, लेकिन सेकंड सेंटेंस में अगर आप ध्यान दो तो मैरिड है जो कि V3 है। बिल्कुल सही आपने पकड़ा। अगर पकड़ा है तो कोई बात नहीं, ध्यान से सुनिएगा, मैं बताने जा रहा हूं। जो मैंने क्या बताया अभी आपको कि बी वर्ब जो होती है, बी वर्ब के बाद 2 प्लस V1 फॉर्म होगी जब भी इन्फिनिटिव आएगा तब। लेकिन इसी का पैसिव फॉर्म में अगर आप जाइएगा तो इसी बी वर्ब के बाद 2 प्लस बी प्लस मेन वर्ब का
थर्ड फॉर्म लग जाती है। तो जब ये स्ट्रक्चर रहेगी तो समझिएगा कि पैसिव है, और जब ये स्ट्रक्चर रहेगी तो समझिएगा कि वो क्या है, वो एक्टिव में है, मतलब सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, तो बस इतनी ही बात। और इससे आपको क्या नजर आएगी, क्या ये एक्सप्रेशन निकल कर आ रही है, तो यहाँ पर प्लान बताएगा, अरेंजमेंट बताएगा या एग्रीमेंट को बताएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसके अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड आपका जो रूल्स है वो है कमांड को शो करता है। यू आर टू राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ ईच शीट ऑफ पेपर। यहाँ देख सकते हैं आप क्या कह रहा है, यू आर टू राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ ईच शीट ऑफ पेपर। मतलब यहाँ क्या कर रहा है, कमांड कर रहा है। और आप स्ट्रक्चर अगर देखो तो आर क्या है, बी वर्ब है, और उसके बाद टू प्लस राइट जो कि इन्फिनेटिव विथ टू है, और ये यहाँ पर वर्ब नहीं है, एज अ फंक्शन नॉन है। इसमें केवल एक वर्ब है और वो है आर। और यदि मैं आपसे कहूं कि आर कैसा वर्ब है तो आप बिल्कुल कहेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन मैं बता दूं कि गलत हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होगा। यहाँ पर आर जो है वो कैसा वर्ब है, मेन वर्ब है। ठीक है, कैसा वर्ब है, मेन वर्ब है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सिंगल है। तो कहोगे कि टू प्लस राइट भी तो वर्ब है, जी नहीं, ये इन्फिनेटिव है, और ये इस इन्फिनेटिव को हम एज अ नॉन काउंट करते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट रूल नंबर 4 है, इन द फॉर्म ऑफ पास्ट पार्टिसिपल ऑफ सम ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इन ट्रांजिटिव वर्ब्स का हम एक अलग सा चैप्टर लेकर के आएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ ये समझ लीजिए कि सेंटेंस को कंप्लीट करने का काम करता है। और ये जो वर्ब होती है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो होगा वो किस में होगा, वो मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म में, मतलब पास्ट पार्टिसिपल में होगा। चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल है क्या। तो अब जानते होंगे कि भी वर्ब का 5 फॉर्म होते हैं। ठीक है, इसको सिंपल प्रेजेंट कहा गया और इसको भी सिंपल, मतलब V1 और V5 को सिंपल प्रेजेंट कहा जाता है, वहीं V2 को सिंपल पास्ट कहा जाता है। लेकिन V3 को क्या कहा जाता है, पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है, और वहीं V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। तो इस तरीके से हमें उम्मीद है कि पास्ट पार्टिसिपल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि वो V3 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी वर्ब के बाद जो वर्ब आएगी, इंट्रांजिटिव वर्ब जो आएगी, उसका फॉर्म कैसा होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म में होगा। ठीक है, तो बस यही इतना ही समझना है इसमें कि इन द फॉर्म ऑफ पास्ट पार्टिसिपल ऑफ सम इंट्रांजिटिव वर्ब्स। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है स्प्रिंग इज कम। इसमें देख सकते हैं इज जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है। क्यों ऑक्सिलरी वर्ब है, क्योंकि इसके बाद दूसरा वर्ब आया हुआ है कम। कहोगे कम किस वर्ब फॉर्म में, तो सिर्फ पास्ट पार्टिसिपल में है। पास्ट पार्टिसिपल में क्यों है, क्योंकि ये मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म में है। चलिए दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। और दूसरा एग्जांपल क्या है, ही इज गॉन। अभी बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, इज के बाद गॉन है, मतलब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, डेट मीन्स पास्ट पार्टिसिपल है। अगर गॉन को हटा दें तो ही इज व्हाट ही इज, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। जब गॉन आप ऐड कर दोगे तो वो कंप्लीट सेंस देगा। चलिए इसी तरीके से थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। थर्ड एग्जांपल है द मून वाज राइजिंग। और यहाँ पर वाज जो है वो बी वर्ब है, पास्ट फॉर्म में है। राइजिंग जो है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म में, डेट मीन्स पास्ट पार्टिसिपल में। इस तरीके से फोर्थ जो रूल्स है वो क्लियर हो गए। उम्मीद करता हूं कि आपको चारों रूल समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन से कुछ इस क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कीजिएगा, और सॉल्व करने के बाद आप एक पॉज करके इस बटन अपना जो स्क्रीन है पॉज करके इस क्वेश्चन को लिखिएगा, इसको समझिएगा। इसमें करना क्या है, तो इसमें आपको पता लगाना है कि कौन ऑक्सिलरी वर्ब है, कौन मेन वर्ब है, बस यही करना है। और इसमें मैंने सारे दे दिए हैं कि किस रूल का यूज किया गया है, तो ये भी आप देख सकते हैं। बस इतना ही है। इसलिए